संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से द्रव्यों के स्वभाव, गुण और पर्यायों के बारे में बताया जा रहा है। उद्गल द्रव्य का विशेष रूप से वर्णन प्रारंभ हुआ है। स्पर्श, रस आदि ये पुद्गल के गुण बताए गए। शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थौल्य आदि ये सब पुद्गल की पर्यायें बताई गईं। इस तरह से अपने गुण और पर्यायों के साथ में जो पुद्गल द्रव्य है वह निरंतर किसी न किसी रूप में परिणमन करता हुआ इस विश्व में, इस ब्रह्मांड के अंदर बना रहता है। उसी पुद्गल द्रव्य की कुछ और विशेषताएं हैं। पुद्गल द्रव्य के कुछ भेद होते हैं। वह पुद्गल अपने मूलतः कितने भेदभाव और कितने भेद स्वरूप वाला है, यह आगे के सूत्र में बताया जा रहा है। अड़वः स्कंधाश्च। पुद्गल के दो प्रकार के मुख्य भेद हैं। एक अणुओं के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, और एक स्कंधों के रूप में, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर अणु और स्कंध दोनों के साथ में बहुवचन का प्रयोग किया है। इससे ये बताया गया है कि अणु भी बहुत से होते हैं और स्कंध भी बहुत प्रकार के होते हैं। च शब्द से उन अणुओं को और स्कंधों का जो समुच्चय है वो भी जानना, और ये भी जानना कि पिछले सूत्र में जो पर्यायों का वर्णन किया गया है, शब्द, बंध आदि रूप जो पर्याय बताई गई हैं, ये सभी पर्याय इन्हीं पुद्गलों के भेद रूप ही होती हैं। और ये सभी पर्याय स्कंध रूप होती हैं, और इन पर्यायों का जो बनना होता है वो अणुओं के माध्यम से ही बनना होता है। तो हम समझ सकते हैं कि अणु और स्कंध ये दोनों ही भेद पुद्गल के जो उपलब्ध होते हैं, यही वो बड़े बड़े भेद हैं जिनके माध्यम से पुद्गल को जाना जाता है। यूँ भी कह सकते हैं कि पुद्गल का जो सूक्ष्मतम भेद है वो अणु है, और जो उत्कृष्टतम भेद है वो स्कंध है, जिसे हम महास्कंध के रूप में भी कहीं कहीं कहा जाता है। अणु अपने आप में एक प्रदेशी परमाणु है, एक एटम, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई आकृति होते हुए भी उसका कोई मिडिल पॉइंट नहीं, उसका कोई बिगनिंग नहीं, उसकी कोई एंड नहीं। एक ऐसा अविभाज्य कण जिसका कि हम कोई आदि, अंत और मध्य नहीं कह सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए हमें दिखाई देता है, भाई ये चीज़ यहाँ से, इसका अगर हम ये आदि बना लेंगे तो ये अंत हो जाएगा, ये इसका मिडिल हो जाएगा। परमाणु में एक विशेषता यह है कि उसका
कोई भी बिगनिंग नहीं, कोई उसका मिडिल पॉइंट नहीं, कोई उसका एंड पॉइंट नहीं। जो वो है वो एक पार्टिकल के रूप में है। आकाश का जो एक प्रदेश है उतना ही स्थान वह घेरता है, और उस परमाणु के अंदर अनेक तरह के गुणधर्म पाए जाते हैं। पुद्गल के सभी गुण उसके अंदर हैं। चूँकि वह पुद्गल का ही एक भेद है, इसलिए पुद्गल में जो गुण पाए जाते हैं, स्पर्श रस गंध आदि, वो सब गुण इन अणुओं में भी हैं और स्कंदों में भी हैं। ये भी इस च शब्द के द्वारा जानना। और जो पर्याय बनती हैं वो पर्याय भी इन्हीं स्कंधों के माध्यम से बनती हैं, यह भी इससे जानना। अणु के अंदर भी स्पर्श है, रस है, गंध है और वर्ण है। जो आपको 8 प्रकार के स्पर्श बताए थे, उन 8 प्रकार के स्पर्शों में एक परमाणु के अंदर यदि स्पर्श गुण रहता है तो वह केवल 2 गुण रहते हैं। एक परमाणु के अंदर एक क्षण में, एक बार में स्पर्श के केवल 2 गुण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि स्निग्ध और रुक्ष ये 2 गुण हैं। इनमें से एक परमाणु में एक ही गुण होगा, या तो वो स्निग्ध गुण वाला होगा या रुक्ष गुण वाला होगा। इसी तरीके से शीत और उष्ण, इसमें से भी केवल एक ही गुण होगा, या तो वो शीत गुण वाला होगा या उष्ण गुण वाला होगा। अन्य जो आपको स्पर्श बताए गए हैं, गुरु लघु यानी हल्का भारी और कठोर और मृदु, ये स्पर्श परमाणु के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये गुण परमाणु के अंदर नहीं पाए जाते हैं। स्पर्श की इन 8 प्रकार के गुणों की भिन्नताओं में से केवल 2 प्रकार के ही गुण स्पर्श के परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाएंगे फिर? हल्का भारी कौन होगा, कठोर और मृदु कौन होगा? तो ये स्कंद होगा, परमाणु नहीं होगा। किसी भी परमाणु को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत हैवी है। परमाणु हैवी नहीं होता। ना हम ये कह सकते हैं कि बहुत लाइट वेट वाला है। उसमें लाइट फॉर्म या वेटनेस ये सब चीज़ें उसमें नहीं होती। ये परमाणु बहुत सॉफ्ट है या हार्ड है, ये भी उसमें नहीं कहा जा सकता। परमाणु में या तो स्निग्धता है या रुक्षता है, या शीत है या उष्णता है। इन दो में से एक एक गुण उस परमाणु के अंदर होगा। ये उसका स्पर्श गुण के 2 भेद हो जाते हैं। रस में से कोई भी एक रस एक परमाणु के अंदर हो सकता है। जो 5 प्रकार के रस बताए हैं उनमें से एक रस एक परमाणु के अंदर होगा। किसी भी टेस्ट वाला वो परमाणु हो सकता है। गंध में से भी कोई भी 2 में से एक प्रकार की गंध वाला एक परमाणु होगा। और वर्ण में से भी 5 प्रकार के जो वर्ण बताए जाते हैं उनमें से भी एक वर्ण वाला ही एक परमाणु होगा। इस तरह से अगर हम पुद्गल परमाणु के गुणों को जानें तो आपके लिए केवल रस, गंध और वर्ण, इनके 3 और स्पर्श के 2 ऐसे 5 गुण ही उस परमाणु में मिलेंगे। ये परमाणु की अपनी जो क्वालिटी है, ये उसके अंदर जो गुणों का समावेश है, ये उसके बारे में बताया गया। परमाणु की पर्याय क्या, परमाणु के द्रव्य की स्थिति क्या, वो भी जानने योग्य है। क्योंकि जो द्रव्य है वही गुणों को धारण करता है, और जहाँ द्रव्य और गुण होते हैं वहाँ उस गुणों की पर्याय भी होती है। तो यह जो परमाणु के अंदर द्रव्यपना है, वह द्रव्य होने के कारण से उस परमाणु को हम किस रूप में माने? एक सिंगल एटम जो होता है उसकी शेप क्या होती है? वो शेपलेस होता है या उसकी कोई शेप होती है?
आखिर वह पुद्गल का परमाणु है, पुद्गल का अंश है, तो उसकी कोई ना कोई शेप तो होनी चाहिए। या फिर अगर हम यूँ कहें कि कल जैसे बताया था कि जो 10 प्रकार की पर्याय हैं उनमें एक संस्थान नाम की पर्याय होती है, उसमें एक इत्थम्भूत संस्थान होता है, एक अनित्थम्भूत संस्थान होता है। यानी अगर हम उसको कोई ट्राइंगल, रेक्टेंगल या किसी भी तरीके का ग्लोब, किसी भी तरीके का कोई भी शेप दे पाए तो वो इत्थम्भूत कहलाएगा। और अनित्थम्भूत होता है कि जिसका कोई शेप पर्टिकुलर न हो, उसको अनित्थम्भूत कहते हैं। अगर उस पुद्गल परमाणु के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आकृति बनती है तो वह आकृति भी आचार्यों ने बताई है, और वह आकृति के विषय में आचार्य एक मत नहीं होते हैं। परमाणु के विषय में कोई आचार्य कहते हैं कि वो गोल होता है, कोई आचार्य कहते हैं कि वो चौकोर होता है, कोई आचार्य कहते हैं वो 6 दिशाओं वाला भी होता है। यह परमाणु के विषय में अलग अलग अवधारणाएं मिला करती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उस परमाणु में एक प्रदेश के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। परमाणु है और उसको घेरने के लिए जो उसका सबसे छोटा सा मात्रक होना चाहिए वो प्रदेश, वही उसके पास अपने अंदर के गुणों के साथ में रहते हुए जो अपने अंदर एक एनर्जी फील्ड बना लेता है, उसी से वह स्कंदों तक की यात्रा करता है। तो परमाणु अपने आप में दोनों रूप में होता है, एक कार्य परमाणु भी कहलाता है, कारण परमाणु भी कहलाता है। कारण परमाणु उसे कहेंगे जिससे परमाणुओं से मिलकर के स्कंद बनते हैं, तो वह परमाणु कहलाएंगे कारण परमाणु, जिनके माध्यम से स्कंद बन रहे हैं। और कार्य रूप परमाणु वो कहलाएंगे जो स्कंदों के टूट करके कार्य के साथ में उत्पन्न हुए हैं, तो वो कार्य रूप परमाणु कहलाएंगे। ये परमाणुओं के अंदर भी हम अनेक तरह के गुण धर्मों का समावेश कर सकते हैं। वह परमाणु भी द्रव्य है, उसकी अपनी पर्याय है। द्रव्य होता है तो द्रव्य की अपेक्षा से वो परमाणु नित्य भी होता है, और पर्याय की अपेक्षा से वो परमाणु अनित्य भी होता है। तो परमाणु के अंदर ये नित्यता, अनित्यता, कारण कार्य की व्यवस्था, भेद अभेद दृष्टि, ये सब हम परमाणु के अंदर भी लगा सकते हैं। और इस तरह से इस परमाणु के बारे में जो आचार्यों ने बताया है वह हमेशा ध्यान में रखने योग्य है कि यही परमाणु वास्तव में वह अविभाज्य पुद्गल का सबसे सूक्ष्मतम अणु है, जिसका कि कोई दूसरा पार्ट नहीं किया जा सकता, है ना। यह आँखों से देखने में नहीं आ सकता, इसको कोई पकड़ भी नहीं सकता, और इसका कोई भी तरीके का विभाजन नहीं होने के कारण से इसके पॉइंट भी नहीं बन सकते, इसके और कोई फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते हैं। यह जब स्थिति इसकी परमाणु की स्पष्ट हो जाती है तब नंबर आता है स्कंदों का। परमाणुओं के मिलने से स्कंद बनते हैं। एक परमाणु एक प्रदेश वाला है, अगर उसमें दूसरा परमाणु मिल गया तो वह स्कंद कहलाएगा। 2 परमाणु वाला वो एक स्कंद कहलाएगा। 2 परमाणु मिल गए तो 3 परमाणु वाला एक स्कंद कहलाएगा। 3 मिल गए तो 4 परमाणु वाला वो स्कंद कहलाएगा। ऐसे स्कंद की फॉर्मेशन संख्यात, असंख्यात, अनंत, अनंतानंत परमाणुओं के साथ में चलती रहती है। जब ये स्कंद बन जाते हैं तो वो स्कंदों का भी विभाजन हमें बताया जाता है कि दुनिया में जितना भी हमें स्कंद दिखाई देता है वह सारा का सारा इन्हीं पुद्गल अणुओं का समूह है, और उस समूह को भी हम अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। 6 प्रकार का इसका डिवाइडेशन किया जाता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। पुद्गल के जो स्कंद हैं, इन स्कंदों को 6 प्रकार से आचार्यों ने समझाया कि दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देने वाला यह पुद्गल है वह हम 6 रूपों में देख सकते हैं।
एक तो पुद्गल वह है जो बहुत ही स्थूल रूप में है, यानी बहुत ही ग्रॉस नेचर वाला है, और वह स्थूल को हम बादर भी कह सकते हैं। कहीं कहीं इसका नाम बादर भी मिलता है, कहीं कहीं इसको स्थूल भी कहा जाता है। इसके लिए ये बताया गया कि ऐसा कोई भी स्कंद जिसके हमने 2 टुकड़े कर दिए या कई टुकड़े कर दिए और फिर उसको हमने उसके साथ में रख दिया, तो उसके साथ में फिर से वो मिल ना पाए, फिर से वो कंबाइन हो ना पाए, तो उसको कहा जाएगा स्थूल। जैसे कोई भी चीज़ें, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे पत्थर की हो, प्लास्टिक हो, कागज़ हो, कपड़ा हो, ये सब जब एक बार इसके पीस हो जाते हैं तो उनके पास में रखने पर भी वो अपने आप जुड़ता नहीं है। किसी दूसरे एडहेसिव मैटर से उसको जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन वह अपने आप जुड़ने वाली चीज़ नहीं होती। आँखों से देखने में आती है, हाथों से भी ग्रहण करने में आती है, इसलिए इसको स्थूल शब्द के द्वारा विभाजित किया गया। दूसरे प्रकार के पुद्गल स्कंद वो होते हैं जो केवल स्थूल होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया? केवल स्थूल, ओनली ग्रॉस नेचर वाले। उन स्थूलों में क्या होता है कि वो हमारे लिए दिखाई भी दे रहे हैं, पकड़ में भी आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको अलग कर देते हैं और फिर उसी में वो चीज़ मिला देते हैं तो वो अपने आप को मिक्सअप कर लेते हैं। जैसे जल होता है, पानी निकाला, पानी से पानी अलग हो गया, पानी में पानी फिर मिला दिया, फिर उसमें मिल गया। घी है, घी में से घी निकाला, अलग हो गया, फिर उसी में मिला दिया, उसी में मिक्सअप हो गया। तेल है, इसी तरीके से। तो ये सभी जो पुद्गलों के स्कंद हैं, ये सब उन स्कंदों से अलग क्वालिटी वाले हैं जो पृथ्वी, कपड़ा इत्यादि के रूप में है। समझ में आ रहा है? दुनिया में केवल जितने भी प्रकार के पुद्गल स्कंद हैं वो सब या तो स्थूल के रूप में आ रहे होंगे या स्थूल के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं स्थूलों को बादर भी कहा गया है। तीसरा भेद आचार्यों ने किया स्थूल सूक्ष्म। क्या बोला? हाँ, ग्रॉस प्लस सटल। उसके साथ में स्थूलता इसलिए है क्योंकि वह दिख रहा है, सूक्ष्म इसलिए है कि वो पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसी चीज बताओ जो दिखती हो, पकड़ में नहीं आती हो, हैं? हाँ, एक धूप कह रहे हैं, एक छाया कह रहे हैं, क्या माना जाए? हैं? दोनों ही है? चलो दोनों ही मान लेते हैं। तो जो भी पुद्गल स्कंध दिखने में आ रहा हो, धूप दिखने में आती है, कोई भी हमें छाया दिखाई देती है, वो शैडो भी दिखने में आती है, पकड़ में नहीं आती। ना हम धूप को पकड़ पाते, ना हम छाया को पकड़ पाते। इसी तरीके से जो डार्कनेस है वो भी है ना, किसी भी तरीके की कोई भी लाइट, चंद्रमा की लाइट हो, चांदनी हो, कुछ भी हो, वह दिखाई तो देगी लेकिन वह हमारे हाथों से ग्रहण करने में नहीं आएगी। तो उसको कहा गया स्थूल कम सूक्ष्म। ये तीसरे तरह का ये पुद्गल स्कंद हो गया, जिसे हम बादर सूक्ष्म भी कह सकते हैं। और इस तरह के ये पुद्गल स्कंद भी हमारे लिए दिखाई देते हैं, काम में आते हैं। और जो भी ये पुद्गल स्कंद हैं, ये सब अपने स्कंधों को उन्हीं तरह के पुद्गलों के माध्यम से जो उसके योग्य होते हैं बना लेते हैं। चौथा हो गया सूक्ष्म स्थूल। इसमें क्या हो गया? सटल कम ग्रॉस, यानी सूक्ष्मपना भी है और स्थूलपना भी है। सूक्ष्मपना इसलिए है क्योंकि अब ये दिखाई नहीं देगा, स्थूल इसलिए है क्योंकि यह किन्हीं ना किन्हीं इंद्रियों से ग्रहण करने में आ जाएगा, सिवाय चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके। ऐसे ऑब्जेक्ट्स
जो नेत्र इंद्रिय के विषय न बने, अन्य इंद्रिय के विषय बने, है ना। यानी जिनमें स्पर्श, रस और गंध की प्रमुखता हो, वो सभी प्रकार के पदार्थ इंद्रियों से ग्रहण करने में आएंगे, लेकिन आंखों से देखने में नहीं आएंगे। जैसे कि बताओ, घ्राण इंद्रिय का विषय सुगंध है, तो गंध कभी देखने में नहीं आती, लेकिन घ्राण इंद्रिय से ग्रहण करने में तो आती है। रस भी अगर आप देखोगे तो देखने में नहीं आता। रस दिखाई देता है? रस दिखाई नहीं देता, पदार्थ दिखाई देता है। पदार्थ में ये रस है, ये हमारी धारणा होती है, इसलिए हमें दिखाई देता है कि ये पदार्थ मीठे रस वाला है, ये पदार्थ खट्टे रस वाला है, लेकिन रस दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देता है? समझे? मतलब कि शक्कर दिखाई दे आपको, मीठी चाशनी दिखाई दे, तो आप क्या समझोगे? जो उसमें मीठा रस है वो रस दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो पदार्थ ही दे रहा है। सुन रहे? इतना एक में एक हमारे लिए हो जाता है ज्ञान में और ज्ञेय में, कि हमें पता ही नहीं रहता कि इस ज्ञेय में रस है कि ज्ञान में रस है। तो रस जो हमें है वो तो उस ज्ञेय के अंदर कभी हमारे लिए पकड़ में ही नहीं आता। वो जब तक हमारी इंद्रियों के स्पर्श के माध्यम से या उस इंद्रिय के कांटेक्ट में नहीं आए, तब तक वो रस उसका ग्रहण करने में नहीं आता। समझ आ रहा? अन्यथा कोई भी पदार्थ को आप देख करके उसका रस पहचान लेते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 25 में हमने पुद्गल के सूक्ष्मतम भेद अणु या एटम और उत्कृष्टतम भेद स्कंद या मॉलिक्यूल को जाना। उत्कृष्टतम भेद को कहीं कहीं महास्कंद भी कहते हैं। अणु एक पार्टिकल रूप में अभिवाच्य कण है। इसका कोई आदि, अंत और मध्य नहीं होता। यह आकाश के एक प्रदेश के बराबर स्थान घेरता है। सूत्र में शब्द च से हमने जाना कि अणु और स्कंद बहुत प्रकार के होते हैं। उनके समुच्चय को ग्रहण किया। पुद्गल की शब्दादि पर्याय भी अणु और स्कंद भेद रूप होती है। पुद्गल के स्पर्श आदि सभी गुण अणुओं और स्कंदों में भी होते हैं। पर्याय भी अणु और स्कंद से बनती है। एक परमाणु के अंदर कुल 5 गुण होते हैं। 8 में से 2 स्पर्श गुण, 5 में से 1 रस गुण, 2 में से 1 गंध गुण, 5 में से 1 वर्ण गुण। स्पर्श में परमाणु स्निग्ध और रुक्ष में से 1 गुण वाला, शीत और उष्ण में से 1 गुण वाला होगा। यह गुरु, लघु यानी हल्का भारी और कठोर मृदु नहीं होता। हल्का भारी और कठोर मृदु तो स्कंद होता है। पुद्गल का अंश होने से परमाणु के अंदर द्रव्य बना है। यह गुणों को धारण करता है और इसमें पर्याय भी होती हैं। पुद्गल की संस्थान पर्याय में ट्रायंगल आदि पर्टिकुलर शेप को इत्थम्भूत संस्थान और पर्टिकुलर शेप न होने को अनित्थम्भूत संस्थान कहते हैं। लेकिन परमाणु की आकृति के विषय में आचार्य एक मत नहीं है। कोई इसे गोल तो कोई चौकोर तो कोई 6 दिशाओं वाले कहते हैं, लेकिन सभी इसे एक प्रदेशी ही मानते हैं। हमने जाना कि परमाणु भी 2 रूप होता है। पहला कारण परमाणु, जिसके माध्यम से स्कंद बन रहे हैं, और कार्य परमाणु जो स्कंदों के टूट करके कार्य के साथ में उत्पन्न हुए हैं। द्रव्य की अपेक्षा से परमाणु नित्य होता है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य। इसके अंदर हम नित्यता, अनित्यता, कारण कार्य की व्यवस्था, भेद अभेद दृष्टि सब लगा सकते हैं। दुनिया में दिखाई देने वाले स्कंद अणुओं का समूह होते हैं। 2, 3 संख्यात, असंख्यात, अनंत, अनंतानंत परमाणुओं के मिलने से क्रमशः 2, 3 संख्यात, असंख्यात,
अनंत अनंतानंत परमाणुओं वाले स्कंद की फॉर्मेशन होती है। स्कंद 6 प्रकार के होते हैं। पहला स्थूल स्थूल या बादर बादर। इनका नेचर बहुत ही ग्रॉस होता है। ये आंखों से देखने में और हाथों से ग्रहण करने में आते हैं। इनके कई टुकड़े करने के बाद साथ रखने पर भी ये आपस में नहीं मिलते, जैसे लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक। दूसरा स्थूल या बादर यानी ओनली ग्रॉस। ये भी दिखाई देते हैं और पकड़ में आते हैं, लेकिन अलग करके मिला देने पर ये अपने आप में मिक्स हो जाते हैं, जैसे जल, घी। तीसरा स्थूल सूक्ष्म या बादर सूक्ष्म यानी ग्रॉस प्लस सटल। ये दिखते हैं इसलिए स्थूल और पकड़ में नहीं आते हैं इसीलिए सूक्ष्म होते हैं, जैसे धूप, छाया, डार्कनेस आदि। चौथा सूक्ष्म स्थूल यानी सटल कम ग्रॉस। ये दिखाई नहीं देते इसलिए सूक्ष्म तथा चक्षु इंद्रिय के सिवाय अन्य इंद्रियों से ग्रहण करने में आते हैं, इसलिए स्थूल होते हैं। इनमें स्पर्श, रस और गंध गुण की प्रमुखता होती है। हमने जाना कि हम रस को देख नहीं सकते। यदि हमें शक्कर देखकर मीठी लगे तो इसका मतलब कि ये हमारे लिए ज्ञान और ये एकमय हो गया है। अपने पूर्व ज्ञान से हमने उसका रस ले लिया है। अन्यथा बिना इंद्रिय के संपर्क में आए पदार्थ का रस ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, स्पर्श कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 6, 8। अध्याय 5 की कक्षा 33 के आज के सवाल का सही उत्तर है वैसस्रिक। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।